नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम इसका नाम भी इन्हीं 5 देशों के पहले अक्षर को लेकर बनाया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन में शामिल किया गया था। सऊदी अरब भी इसमें आमंत्रित राष्ट्र के रूप में ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ये शामिल नहीं हुआ है। ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक संतुलन बढ़ाना है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अब और ज्यादा तेज हो रही है, जिसकी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं। दरअसल ट्रंप ने जहां जापान, कोरिया समेत 14 देशों पर 25 से 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो वहीं अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ब्रिक्स देशों को एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करने पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले 10 देशों के इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। रियो डी जनेरियो में संपन्न हुए हालिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके बाद ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने देशों को सीधी धमकी दी है जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ चलेंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी ऐसे वक्त पर दी है जब कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील की घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। दुनिया की जीडीपी में 35% योगदान ब्रिक्स से। बड़ा कारण है कि ब्रिक्स अब वैश्विक आबादी का 45% हिस्सा है। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 35% अधिक का योगदान देता है। अगर वो वैश्विक व्यापार में समूह में शामिल बड़े देशों के द्वारा डॉलर के उपयोग को कम किया जाएगा, तो ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। डॉलर में इस साल येन यूरो के मुकाबले 10% की गिरावट दर्ज की गई है। ये बीते दिनों 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत के लिए क्या है मुश्किलें? फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ट्रंप की ये एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भारत के लिए भी किसी परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल है और हाल ही में ब्रिक्स के उस घोषणा पत्र पर साइन किए गए हैं जिसमें अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। हालांकि ट्रंप ने 14 देशों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान करते हुए इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा कि हम भारत के साथ सौदे करने के करीब हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी देकर चौंकाया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 अप्रैल को दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। बाद में इसे 90 दिनों के लिए रोक दिया गया था और इस छूट की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने वाली थी, जिसे 1 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया। हालांकि इससे पहले ही ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ना भी शुरू कर दिया और जापान, साउथ कोरिया के अलावा म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड पर 25% से 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ब्रिक्स देशों के लिए चेतावनी भी जारी की है। अपने पोस्ट में लिखा कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करेंगे उन पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका की इस नीति में किसी भी तरह की कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। बता दें कि ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक घोषणा में यूएस टैरिफ की आलोचना की गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रिक्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं ट्रंप? आखिर क्या है टैरिफ की आलोचना ही एकमात्र कारण है जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं, या इसके पीछे और भी वजह है? बता दें कि एक्सपर्ट्स के हवाले से पहली बात तो ये कही जा रही है कि इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई तगड़ी गिरावट और बीते कुछ समय में यूएस इकोनॉमी में सुस्ती के कारण ट्रंप को ऐसा लगता है कि हर कोई अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। वहीं दूसरा बड़ा कारण दुनिया के तमाम देशों के द्वारा डॉलर के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना भी एक्स्ट्रा टैरिफ के पीछे माना जा सकता है। इसका बड़ा उदाहरण देखें तो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल आर्थिक रूप से मजबूत रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं। यही नहीं, 2022 में तो रशिया ने ब्रिक्स देशों के लिए इंटरनेशनल करेंसी का प्रस्ताव भी दिया था।
डॉलर पर बड़े देशों की निर्भरता कम होना अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसको लेकर ट्रंप की चिंता बढ़ी हुई है। जब से अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना हथियार बनाया, ईरान के अलावा रूस को भी विश्व अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी से बाहर रखा गया। तभी से दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। बता दें कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में भारत के साथ साथ रूस और चीन भी हैं, जो दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करते रहे हैं और साल 2022 में रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व करेंसी का प्रस्ताव दिया था। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में हमेशा से एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम की बात जाती रही है जो डॉलर के पैरेलल हो। इस वजह से भी ट्रंप को ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नजर आता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। यूपी में हो रही लगातार बारिश और नेपाल से नदियों में आ रहे बाढ़ के पानी के कारण प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। महाराजगंज, बलरामपुर, अमरोहा, बिजनौर, कानपुर, लखीमपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज में हालात जो है वो ज्यादा खराब हैं। वहीं सीएम योगी ने अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी तटबंधों की लगातार निगरानी की जाए। साथ ही राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर बाढ़ और राहत कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहें, ये आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। यह हम रिपोर्ट देखें। बाढ़ के खतरे को देखते हुए इस बार सिंचाई विभाग ने परिकल्प भवन में बाढ़ कंट्रोल कक्ष बनाया है, जिसमें 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। इसके साथ ही आने वाले फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से कंट्रोल रूम उनकी सहायता के लिए अन्य लोगों को फोन करके जानकारी देता है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी जानकारी सिंचाई विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड की जाती है। हर 4 घंटे के बाद चार्ट बदलता रहता है। जहां कहीं भी जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर होता है, वहां पर येलो अलर्ट जारी हो जाता है, यानी कि तत्काल प्रभाव से सूचना कंट्रोल रूम को मिल जाती है और इसके बाद कंट्रोल रूम संबंधित बाढ़ चौकियां चौकन्ना हो जाती हैं। पिछले वर्ष बाढ़ को लेकर के लगभग 30 जिलों में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक देखने को मिला था, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की थी और कंट्रोल रूम बनाने के लिए कहा था, जिसे तैयार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में बाढ़ आने की संभावना सिंचाई विभाग ने बताई है। ऐसे में महाराजगंज, श्रावस्ती, गोंडा जैसे जनपदों में भारी बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही साथ अन्य राज्यों से आने वाले पानी से बचाव के लिए सिंचाई विभाग ने अपनी चीजें मजबूत कर ली हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि सिंचाई विभाग ने तटबंधों को मजबूत बनाने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही साथ इस बार बाढ़ का खतरा लगभग 40 जनपद ऐसे हैं जहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो 40 संवेदनशील जिले हैं उन पर कैसे सिंचाई विभाग काम करता है या किस तरीके से मॉनिटरिंग करता है। उसको लेकर के एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, यानी कि लोग उस टोल फ्री नंबर पर इसकी सारी जानकारियां दे सकते हैं, जिससे कि बाढ़ आती है तो उसे तुरंत ही वहां पर सहयोगी टीमों के साथ पहुंच करके वहां पर मदद कराई जा सके। इन जनपदों में बाढ़ का खतरा ज्यादा। प्रयागराज, महाराजगंज, बलरामपुर, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, बाराबंकी, बंदायूं, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, मथुरा, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा और इन जनपदों पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही मैदानी क्षेत्र में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर दोनों नदियों में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा यमुना नदी के जलस्तर में लगभग आधा मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। करीब एक सप्ताह से लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि की जा रही है।
गाजीपुर जिले में प्रशासन ने 252 गांवों को चिन्हित किया है और जहां आगामी दिनों में बाढ़ का खतरा है। बता दें कि गाजीपुर जिले साल 1971 से लेकर के 2024 तक 53 सालों में 25 बार बाढ़ का दर्द झेल चुका है और वहीं आगामी बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इन गांवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 128 गांव को अति संवेदनशील और 124 को संवेदनशील श्रेणी में रखकर निगरानी की जा रही है, जिससे जिले में गंगा के बढ़ाव से मोहम्मदाबाद और जमानिया तहसील में सबसे अधिक तबाही होती है। नेपाल द्वारा राप्ती बैराज से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बलरामपुर जिले में राप्ती नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बलरामपुर जिले के 12 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे गन्ना और धान की फसलें पानी में डूब गई हैं। कहाँ से आती हो तुम पढ़ने? से। अच्छा, कहे से आती हो? नदी पार करती हो? नाव से। नाव से। डर लगता है कभी? क्या डर लगता है? डूबने का डर लगता रहता है। अभी क्या हाल है नदी के? नदी बाढ़ में है? बाढ़ में है। तो जान जोखिम में डाल के आती जाती हो? तो क्या कभी कोई जिला प्रशासन में कोई अधिकारी यहाँ आया कभी देखने, या क्या नहीं। कोई नहीं आया? ये जाते हैं स्कूल। कौन से स्कूल? ये इंटर कॉलेज भी है यहाँ, जूनियर हाई स्कूल भी है यहाँ। हाँ। तो यहाँ पे सब पढ़ने जाते हैं। कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं? ये आते हैं यहाँ पे छंजन डेरा, सिमरा डेरा, शिवपाल डेरा और गणेश नगर, यानी कि दीपा डेरा तक के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने। श्रीरामपुर। हालत क्या है आज नदी की? हालत तो अब ये न मत पूछिए हालत क्या है। ये तो यहाँ राम भरोसे की हालत है। बाढ़ में है? यहाँ तो नदी भी बाढ़ में है तो भी आना है, बाढ़ में नहीं है तो भी आना है, और यहाँ कोई सरकार की सुविधा नहीं। तो इस टाइम बांदा में जो फ्लड लेवल है, 2 नदी है, केन और यमुना, हमारा जो प्राइम रिवर्स है, उसमें हमारा फ्लड लेवल तक पहुंचे नहीं। अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर तक 13 मीटर की गैप है। तो अभी तो ऐसे बहुत मतलब इमरजेंसी सिचुएशन तो अराइज नहीं हुआ, बट वी आर वेरी संवेदनशील सिचुएशन है, तो वी आर हैंडलिंग इट विद वेरी सेंसिटिविटी। तो इसमें जनपद लेवल में जो मीटिंग्स होनी है उसको हमने कर दिया है, बिकॉज पलानी हमारा जो तहसील है वही हमारा बहुत सेंसिटिव तहसील है रिगार्डिंग फ्लड। सो तहसील लेवल में भी हम लोगों ने प्रधान, कोटेदार और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग किया है। एंड बाढ़ चौकी जितने भी है उसको अभी हम लोगों ने इंस्पेक्शन कर दिया, और कितने भी बाढ़ चौकी है वो सबको हमने फंक्शन कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण अमरोहा में गंगा का जल स्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बने कई अस्थायी शेड डूब गए हैं और पीलीभीत से मिली खबर के मुताबिक कटाव के कारण नहर में 10 फुट चौड़ी दरार भी आ गई है, जिसके कारण 50 बीघा जमीन पर लगी फसलें बाढ़ की चपेट में डूब गई हैं। सिंचाई विभाग की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कानपुर में गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे के 2000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और यह करीब 8 से 10 हजार लोग बाढ़ के खौफ में जी रहे हैं। गंगा नदी के किनारे कटान भी शुरू हो गया है। इससे गांव वालों की बेचैनी बढ़ गई है और कई देखे जा रहे हैं कि किनारे रहने वाले घर कटान के कारण गिर जाएंगे। रामा, निहालपुर, नत्था, पुरवा, बड़ा मंगलपुर, छोटा मंगलपुर, पहाड़ीपुर, रामपुर और चैनपुरवा गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस बार बाढ़ से बचने के लिए सिंचाई विभाग ने एक नियंत्रण कक्ष बनाया है। उस कक्ष के माध्यम से सभी को जानकारियां मिल रही हैं कि आखिर इस बार कितनी वर्षा होने वाली है और किस तरीके से वर्षा होगी तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसे कैसे बचाया जाएगा, उसके रूप से कैसे निकला जाएगा। तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के कंट्रोल रूम बनाया गया है सिंचाई विभाग तरफ से। हम ये कंट्रोल बोर्ड पूरा बनाया गया है कि बाढ़ को लेकर के किस तरीके से इस बार जो है सिंचाई विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और जमीन पर उतरकर अपने कार्यों को करता हुआ नजर आ रहा है। उसी कड़ी को लेकर के हम यहाँ जानने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कंट्रोल रूम है और आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोग जो है वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो हैं एक एक और हर चीज को डाटाबेस जो है नोट किया जा रहा है कि कहाँ पर किस स्तर पर पानी का जल भराव जो है ज्यादा होना है या बारिश की मात्रा जो है इस बार अधिक होनी है। ये येलो दिखाते हैं कि डेंजर लेवल से नीचे है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक तो उसे येलो दिखाते हैं। और जैसे ही हमारी ये जो है डेंजर लेवल से ऊपर नदी जाती है
तो वो रेड में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, वो फिर रेड हो जाता है। और ये जो नीले का निशान है, इसको आप क्या दर्शाते हैं? सामान्य है, ये बस गेज साइड का सिंबल बना हुआ है, ये सब सिंबल है, सामान्य है ये सब। जैसे आज 7 तारीख है तो हम 8 तारीख का बनाते हैं इसमें। तो इसमें जैसे स्थानीय है तो स्थानीय में हम गोमती और सई का फोरकास्ट देखते हैं अगले दिन का, और प्रादेशिक में हम गंगा बेसिन के छतनाक से मिर्ज़ापुर, गंगा बेसिन के नरोरा से फाफामाऊ, गंगा बेसिन के फाफामाऊ से बलिया, और गंगा बेसिन की ऊपरी गंगा, और घाघरा बेसिन की निचली घाघरा जी के। और ये जो होता है, ये जो नेक्स्ट होता है, ये हैवी रेनफॉल का होता है। इसको हम ये भारी वर्षा की चेतावनी में इसको अंकित किया जाता है, जो दिया जाता है। साथ ही साथ वहाँ की चौकियों की निगरानी के लिए एक टीम जो है 24 घंटे के लिए वहाँ पर तैनात कर दी जाती है। उसी तर्ज पर लगातार जो है सिंचाई विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लोगों की कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो एक बाढ़ को बचाव कार्य जो होते हैं उसमें तेजी लाने के लिए ये कार्य जो है इस बार सिंचाई विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। कैमरामैन अदित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। शिव की विशेष महिमा का माह सावन शुरू होने वाला है। ऐसे में यूपी का बाराबंकी खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ अनेकों प्राचीन शिवलिंग मौजूद है, जिनके इतिहास के साथ तमाम पौराणिक मान्यताएं भी हैं। यह हम रिपोर्ट देखें। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के रौनी पंचायत में गोमती नदी के किनारे प्राचीन शिवलिंग के प्रति लोगों की प्रबल आस्था है। यह पांडवकालीन ओसानेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब के सैनिकों ने आरे से शिवलिंग को काटने का प्रयास किया तो शिवलिंग से रक्त बहने लगा। साथ ही सांप, बिच्छू और अन्य जीव जंतु निकलकर सैनिकों पर हमला करने लगे। इस घटना से सैनिकों में भगदड़ मच गई और औरंगजेब को वापस लौटना पड़ा था। बताया जाता है कि शिवलिंग पर हुए घाव को ठीक करने के लिए यहाँ के पुजारियों ने कई वर्ष तक घी में डूबी हुई रुई का फाहा लगाया। घाव भर गया, लेकिन उसका निशान आज भी मौजूद है। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मंदिर लगभग 4500 वर्ष पुराना है और 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में स्थित औसानेश्वर महादेव मंदिर में। यह प्राचीन मंदिर जहां लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष सावन के माह में जलाभिषेक करने और शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने आते हैं। यहाँ हमारे साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मान्यता है इस मंदिर की और किस प्रकार से, कितने वर्षों पुराना यह मंदिर है। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम संजय गिरी है और मैं औसानेश्वर मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। क्या मान्यताएं जुड़ी हैं इस मंदिर के लिए? क्या कहा जाता है, कितना पुराना ये मंदिर होगा? ये मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ का विग्रह जो है ये स्वयंभू पांडवों के द्वारा पूजित। यहाँ पर औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 17वीं सदी के प्रारंभ में 1669 ईस्वी में जो है उन्होंने इस मंदिर को, शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश, टूट नहीं पाया, उखाड़ने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया, तो उस पर उन्होंने आरा चलाने की स्थिति में इसमें से खून निकला, बहुजन निकले, बिच्छू निकले, अन्य विषैले जीव जंतु निकले। तो उनकी जो सैनिक टुकड़ी थी वो यहाँ से भाग। उसके बाद से हम लोगों के पूर्वजों में घी का फाहा रख करके उस घाव को पूरा करने का पूरा प्रयास, जिसका कि आज भी हम इस शिवलिंग पर जो है प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में वो घाव अभी भी विद्यमान। तो ये थे महान जी जिन्होंने इस मंदिर के विषय में बताया कि महाभारत कालीन मंदिर जिस प्रकार से कहा जाता है, तो यह मंदिर में पांडवों द्वारा पूजा भी की गई थी। महान जी का कहना है कि ये हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ महादेव विराजमान हैं। साथ ही हम आपको ये दिखाते हैं कि ये देखिए, ये महाराज जी जरा वो शिवलिंग पर दिखा दीजिए। जो औरंगजेब द्वारा जब आरा चला गया था, तो ये देखिए इस पर काटे जाने का निशान बना हुआ है। महाराज जी का बताना है कि इनके पूर्वजों द्वारा यहाँ पर रुई का पीहा रख के प्रभु के, जैसे जिस प्रकार से एक व्यक्ति के चोट लगती है तो उस पर दवा लगाते हुए स्वयं महादेव के ऊपर जब वो आरा चलाया गया तो वहाँ से रक्त निकल आया और अनेकों जहरीले जीव उसमें से उत्पन्न हुए और उन्होंने उस सेना से युद्ध किया गया, ऐसा यहाँ की मान्यता है। और वर्षों तक इन पर घी का पीहा लगाते रहे। ये यहाँ के महादेव की मान्यता मानी जाती है। निहंग साधुओं का ओसानेश्वर मंदिर से संबंध। मंदिर में 14 पीढ़ियों तक निहंग साधुओं की गद्दी रही, जो इलाहाबाद के जूनागढ़ अखाड़े से जुड़े थे।
वर्तमान में पिछली 6 पीढ़ियों से गिरी परिवार मंदिर की देखभाल कर रहा है। मंदिर के प्रथम मठाधीश महंत अवसान गिरी थे। उसके बाद बागंबर गिरी, पीताम्बर गिरी और सात गिरी समेत कुल 14 निहंग महंत हुए। इन महंतों की समाधियां गोमती नदी की धारा के मार्ग परिवर्तन के कारण अब जलमग्न हो चुकी है। क्या नाम है आपका? पप्पू शर्मा। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? भैया मेरा तो पूरा जीवन ही यहाँ बीत रहा आने का। हाँ, हर सोमवार को आते हैं, जो पर्वी करते हैं उसमें भी आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। क्या कुछ मान्यता है यहाँ? मान्यता भैया ये है कि यहाँ पर जो भी आता है, जिसकी जो इच्छा होती है, जो मांगता है, फिर उसे वो मिलता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। हाँ। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी। अपने बड़े बुजुर्गों से, पुरखों से आपने कहानी सुनी होगी, कितना पुराना बताया जाता है मंदिर, ये क्या इसके विषय में? हाँ, ये बताते हैं बहुत पुराना है और यहाँ कभी अंग्रेज लोगों ने हमला किया था, तो दैवी प्रकोप से मतलब वो लोग यहाँ कुछ कर नहीं सके। आपको बता दें कि यहाँ भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ भक्तों का तांता लगता है। सावन माह में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के नारे से गूंज उठता है। इस मंदिर की प्राचीनता इसे विशेष बनाती है। वहीं सावन को लेकर मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाराबंकी से के न्यूज के लिए संवाददाता राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।